Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we learn and grow together. नमस्कार और सिंप्लीफाई यूपीएससी बाय पीपीपी पर आपका स्वागत है। आज हम भारत के भूगोल से जुड़े एक बेहद बेहद ज़रूरी पहलू पर गहराई से चर्चा करेंगे। बिल्कुल। आज हमारा फोकस है एनसीईआरटी कक्षा 11 की भूगोल की किताब इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट का अध्याय 7। हाँ, जिसका शीर्षक है प्राकृतिक खतरे और आपदाएं, मतलब नेचुरल हैजर्ड्स एंड डिजास्टर्स। जी। ये अध्याय यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये न सिर्फ भारत की भौगोलिक सच्चाइयों को सामने लाता है, बल्कि उन चुनौतियों को भी उजागर करता है जिनका सामना करना पड़ता है। सही बात है। हम कोशिश करेंगे कि इसके कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल दोनों पहलुओं को अच्छे से समझें। हाँ, हम देखेंगे कि भारत अपनी विशालता और भौगोलिक विविधता के कारण कैसे अलग अलग प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील है। और ये भी समझेंगे कि इन आपदाओं के कारण क्या हैं, इनके परिणाम क्या होते हैं और इनसे निपटने के लिए प्रबंधन के क्या उपाय हैं। एनसीईआरटी का ये अध्याय इसी सब पर रोशनी डालता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण विषय का विश्लेषण और समझते हैं कि भारत इन प्राकृतिक चुनौतियों से कैसे जूझता है। अच्छा, सबसे पहले क्या आप प्राकृतिक खतरा यानी नेचुरल हैजर्ड और प्राकृतिक आपदा यानी नेचुरल डिजास्टर के बीच का फर्क समझा सकते हैं? अक्सर लोग इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं। ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, खतरा एक ऐसी प्राकृतिक प्रक्रिया या घटना है जिसमें नुकसान पहुंचाने की संभावना होती है। संभावना होती है, ओके। हाँ, जैसे भूकंप आने की संभावना एक खतरा है। लेकिन आपदा तब बनती है जब ये खतरा हकीकत में बदलता है और बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान करता है, समाज के कामकाज को बाधित करता है। अच्छा। और देखिए, एनसीईआरटी इस बात पर जोर देता है कि आपदाएं सिर्फ प्राकृतिक शक्तियों का नतीजा नहीं होती। मतलब मानवीय गतिविधियां भी इसमें भूमिका निभाती हैं। निश्चित रूप से मानवीय गतिविधियां जाने अनजाने इन खतरों को आपदा में बदलने या उनकी तीव्रता बढ़ाने में बड़ा रोल अदा करती हैं। जैसे भोपाल गैस त्रासदी तो खैर एक मानव निर्मित आपदा थी, लेकिन अगर हम प्राकृतिक आपदाओं की बात करें तो वनों की अंधाधुंध कटाई से भूस्खलन और बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। ये अप्रत्यक्ष मानवीय प्रभाव का उदाहरण है। हाँ, बिल्कुल। या फिर जैसे फ्लड प्लेन्स पर निर्माण कार्य करना, वो बाढ़ के खतरे को सीधे सीधे आपदा में बदल देता है। सही बात है। अध्याय में इन आपदाओं का वर्गीकरण भी दिया गया है। ये वर्गीकरण क्या है? हाँ, एनसीईआरटी ने अध्याय 7 में एक तालिका दी है जो आपदाओं को उनकी उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकृत करती है। मोटे तौर पर 4 श्रेणियां हैं। 4 श्रेणियां, ओके। पहली है वायुमंडलीय, एटमॉस्फेरिक। इनमें मौसम या जलवायु से संबंधित घटनाएं आती हैं, जैसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। हाँ, साइक्लोन्स, सूखा, ड्रॉट्स, अत्यधिक तापमान, ओलावृष्टि, हिलस्टोन्स वगैरह। ठीक है। दूसरी है स्थलीय, टेरेस्ट्रियल। ये पृथ्वी की सतह या उसके नीचे होने वाली घटनाओं से संबंधित हैं, जैसे भूकंप, अर्थक्वेक्स, ज्वालामुखी विस्फोट, वॉल्केनिक eruptions। अच्छा। भूस्खलन, लैंडस्लाइड्स, हिमस्खलन, अवलांचेस और भूधंसाव, सबसिडेंस, जिसमें जमीन नीचे धंस जाती है। जी। तीसरी है जलीय, एक्वाटिक। ये पानी से संबंधित हैं, जैसे बाढ़, फ्लड्स, सुनामीज और तूफानी लहरें, स्टॉर्म सर्जेस। और चौथी है जैविक, बायोलॉजिकल। इनमें जीवित जीवों से जुड़े खतरे आते हैं, जैसे टिड्डी दल का हमला, लोकस्ट स्वॉर्म्स, या फिर बीमारियां, महामारियां, एपिडेमिक्स। ये वर्गीकरण समझने में मदद करता है कि खतरे कितनी विविध हो सकते हैं। पर भारत इन सब के प्रति इतना संवेदनशील क्यों है? क्या कुछ खास कारण है? इसके कई कारण हैं, जैसा कि एनसीईआरटी में बताया गया है। देखिए, पहला तो भारत का विशाल भौगोलिक विस्तार और इसकी विविधता है। हाँ, ये तो है। उत्तर में युवा और अस्थिर हिमालयी पर्वत हैं, तो दक्षिण में पुराना और स्थिर लेकिन कटाफटा प्रायद्वीपीय पठार है। लंबी तटरेखा है, बड़े मैदानी इलाके हैं और रेगिस्तान भी है। हर भौगोलिक क्षेत्र अपने खास तरह के खतरों को जन्म देता है। दूसरा बड़ा कारण है हमारी विशाल जनसंख्या और उसका घनत्व, खासकर संवेदनशील इलाकों में। जी। और तीसरा
कुछ हद तक हमारी विकास गतिविधियां और भूमि उपयोग के जो पैटर्न हैं वो भी जोखिम को बढ़ाते हैं। ये बात तो सही है। चलिए अब कुछ प्रमुख प्राकृतिक आपदाओं का भारत के संदर्भ में विश्लेषण करते हैं। शुरुआत भूकंप अर्थक्वेक से करते हैं, जो शायद सबसे अप्रत्याशित होते हैं। भारत में खासकर हिमालय क्षेत्र में भूकंप इतने आम क्यों हैं? देखिए, इसका मुख्य कारण टेक्टोनिक प्लेटों की गति है। एनसीईआरटी समझाता है कि भारतीय प्लेट लगातार उत्तर पूर्व दिशा में यूरेशियन प्लेट की तरफ खिसक रही है। अच्छा। लगभग 1 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से। इस टकराव के कारण हिमालयी क्षेत्र में भारी मात्रा में ऊर्जा जमा होती रहती है। जब ये ऊर्जा चट्टानों के टूटने या खिसकने से अचानक निकलती है तो भूकंप आता है। हिमालय एक युवा और अभी भी बन रहा पर्वत है, इसलिए यहाँ ये प्रक्रिया ज्यादा सक्रिय है ना? हाँ बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि पूरा हिमालयी क्षेत्र ही सबसे ज्यादा संवेदनशील है। एनसीईआरटी के भूकंप खतरा मानचित्र फिगर 7.2 में भी शायद यही दिखता है। बिल्कुल। एनसीईआरटी के मानचित्र के अनुसार भारत को 5 भूकंपीय क्षेत्रों साइज्मिक जोन्स में बांटा गया है, जोन 1 से वी तक, जहां जोन वी सबसे अधिक खतरे वाला क्षेत्र है। जोन वी? जी हाँ, सबसे ज्यादा खतरा। हाँ, इसमें पूरा पूर्वोत्तर भारत, जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्से, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात का कच्छ क्षेत्र और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं। कच्छ भी? हाँ। 2001 वाला भूकंप तो बहुत। जी हाँ, कच्छ 2001 और उससे पहले 1819, 1956 में भी बड़े भूकंप आए हैं। जोन 4 भी उच्च खतरे वाला क्षेत्र है, जिसमें दिल्ली, सिक्किम और उत्तरी मैदानी इलाकों के कुछ हिस्से आते हैं। दिल्ली भी जोन 4 में है? जी हाँ। और दिलचस्प बात यह है कि पहले प्रायद्वीपीय भारत को काफी स्थिर माना जाता था, लेकिन कच्छ 2001 और महाराष्ट्र के लातूर 1993 में आए विनाशकारी भूकंपों ने इस धारणा को बदला है। लातूर वाला भी बहुत भयानक था। हाँ, एनसीईआरटी बताता है कि इसका एक संभावित कारण भीमा नदी, जो कृष्णा की सहायक है, उसके पास एक नई भ्रंश रेखा यानी फॉल्ट लाइन का सक्रिय होना हो सकता है। अच्छा, ये एक नई फाइंडिंग है। भूकंपों के परिणाम सिर्फ इमारतों के गिरने तक ही सीमित नहीं होते होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। जमीन पर दरारें पड़ सकती हैं, भूस्खलन और हिमस्खलन शुरू हो सकते हैं। नदियों के रास्ते बदल सकते हैं, जिससे अचानक बाढ़ आ सकती है, बांध टूट सकते हैं और शहरों में आग लगने का खतरा भी बढ़ जाता है। ये बहुआयामी प्रभाव डालते हैं। ये जानना खासकर विभिन्न क्षेत्रों की संवेदनशीलता यानी वल्नरेबिलिटी और संभावित परिणाम यूपीएससी मेंस की तैयारी के लिए जरूरी हैं, ताकि आपदा प्रबंधन की रणनीतियां बनाई जा सकें। बिल्कुल। तो प्रीलिम्स टेकअवे में हम संवेदनशील राज्य, इंडियन प्लेट मूवमेंट, प्रमुख भूकंप, वर्ष स्थान और भूकंप खतरा क्षेत्र मानचित्र फिगर 7.2 याद रख सकते हैं। हाँ, और मेंस टेकअवे के लिए भूकंप के कारण, टेक्टोनिक अन्य, भारत में वितरण, परिणाम और प्रायद्वीपीय भारत में भूकंप की व्याख्या समझना जरूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं सुनामी की। 2004 की सुनामी की यादें अभी भी ताज़ा हैं। ये वास्तव में होती क्या है और कैसे उत्पन्न होती हैं? सुनामी असल में समुद्र में उठने वाली बहुत लंबी और शक्तिशाली लहरें होती हैं। एनसीईआरटी के अनुसार ये आमतौर पर समुद्र के तल पर होने वाले बड़े भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या पानी के नीचे होने वाले भूस्खलन के कारण पैदा होती हैं। समुद्र के नीचे की हलचल से? हाँ, गहरे समुद्र में ये लहरें बहुत तेजी से चलती हैं, सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, लेकिन इनकी ऊंचाई ज्यादा नहीं होती, इसलिए जहाजों को पता भी नहीं चलता। अच्छा। असली खतरा तब होता है जब ये लहरें कम गहरे तटीय इलाकों में पहुंचती हैं। क्या होता है? जैसे ही लहरें उथले पानी में आती हैं, उनकी गति कम हो जाती है, लेकिन उनकी सारी ऊर्जा उनकी ऊंचाई बढ़ाने में लग जाती है। इससे तट पर 10, 20 या 30 मीटर तक ऊंची पानी की दीवारें टकरा सकती हैं, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देती हैं और दूर तक अंदरूनी इलाकों में बाढ़ ला देती हैं। बाप रे! 2004 की सुनामी ने भारत को कैसे प्रभावित किया था? 26 दिसंबर 2004 को इंडोनेशिया के सुमात्रा तट के पास आए भीषण भूकंप से ये सुनामी उत्पन्न हुई थी। इसने हिंद महासागर के तट पर बसे कई देशों में भारी तबाही मचाई। हाँ, बहुत भयानक थी। भारत में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सबसे बुरी तरह प्रभावित हुए थे। इसके अलावा तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी के तटीय इलाकों में भी भारी जानमाल का नुकसान हुआ था। इसी विनाशकारी अनुभव के बाद भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली, इंटरनेशनल सुनामी वार्निंग सिस्टम में और सक्रिय भूमिका निभाने का फैसला किया, ताकि भविष्य में समय पर चेतावनी दी जा सके। जरूरी है जी। और मीन्स के लिए सुनामी के कारण, प्रभाव, शमन की चुनौतियां और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का महत्व समझना होगा। बिल्कुल। चलिए अब उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स पर आते हैं। भारत के तटीय इलाके,
खासकर पूर्वी तट अक्सर इनका सामना करते हैं। इनके बनने की प्रक्रिया क्या है? ये इतने शक्तिशाली कैसे हो जाते हैं? उष्णकटिबंधीय चक्रवात असल में बहुत तीव्र निम्न दाब मतलब इंटेंस लो प्रेशर वाले मौसम तंत्र होते हैं जो गर्म समुद्री सतहों पर बनते हैं। गर्म समुद्र पर? हाँ, आमतौर पर 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच। एनसीईआरटी इनके बनने के लिए कुछ जरूरी शर्तें बताता है। क्या शर्तें हैं? देखिए, पहली शर्त, समुद्र की सतह का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए ताकि पानी के वाष्पीकरण से हवा में नमी आए। दूसरी, मजबूत कोरियोलिस बल का होना जरूरी है जो हवा को घुमाता है। इसी वजह से ये भूमध्य रेखा पर नहीं बनते। अच्छा, कोरियोलिस बल। हाँ, फिर हवा की गति में ऊंचाई के साथ ज्यादा बदलाव नहीं होना चाहिए। और सबसे जरूरी, गर्म और नम हवा की लगातार आपूर्ति। अच्छा। जब ये नम हवा ऊपर उठकर ठंडी होती है तो संघनन यानी कंडेंसेशन से भारी मात्रा में गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट निकलती है और यही ऊष्मा चक्रवात की असली ऊर्जा होती है। गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट। ओके। चक्रवात के केंद्र को आंख कहते हैं, वो कैसा होता है? आंख चक्रवात का शांत केंद्र होता है जहां हवा नीचे की ओर बैठती है और मौसम साफ रहता है। बिल्कुल शांत। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसके ठीक बाहर, जिसे आंख की दीवार कहते हैं, वहां हवा बहुत तेजी से, कभी-कभी 250 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा ऊपर उठती है और वहीं सबसे तेज हवाएं और सबसे भारी बारिश होती है। ओ, मतलब सबसे खतरनाक हिस्सा आई वॉल है। जी हाँ, भारत में बंगाल की खाड़ी में अरब सागर की तुलना में ज्यादा चक्रवात आते हैं और वे अक्सर ज्यादा तीव्र भी होते हैं। हाँ, बंगाल की खाड़ी में ज्यादा सुनते हैं हम। ये आमतौर पर मानसून से पहले मतलब मई जून में और मानसून के बाद अक्टूबर नवंबर में आते हैं। चक्रवातों में सबसे खतरनाक क्या होता है? सिर्फ तेज हवाएं और बारिश? हवाएं और बारिश तो नुकसान करती ही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा विनाशकारी होती है तूफानी लहर या स्टॉर्म सर्ज। स्टॉर्म सर्ज, ये क्या होता है? एनसीईआरटी इसे समुद्र के जल स्तर में असामान्य बढ़ोतरी के रूप में परिभाषित करता है जो चक्रवात के निम्न दाब और तेज हवाओं के कारण तट की ओर धकेला जाता है। मतलब समुद्र का पानी तट पर चढ़ाता है? हाँ, और बहुत ज्यादा। ये पानी तट पर कई किलोमीटर अंदर तक घुस जाता है जिससे भयानक बाढ़ आती है और जान माल का भारी नुकसान होता है। पूर्वी तट पर इसका खतरा ज्यादा रहता है। यानी तटीय क्षेत्रों के लिए ये दोहरी मार जैसा है, तेज हवा और समुद्री बाढ़। तो प्रीलिम्स के लिए चक्रवात की परिभाषा, बनने की शर्तें, संरचना, आंख, स्टॉर्म सर्ज और भारत में प्रभावित क्षेत्र समय जानना होगा। बिल्कुल। और मेंस के लिए चक्रवात निर्माण तंत्र, भारत पर प्रभाव, परिणाम और शमन उपाय जैसे साइक्लोन शेल्टर्स, चेतावनी प्रणाली, ये सब महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बाढ़ की, जो भारत में खासकर मैदानी इलाकों में मॉनसून के दौरान एक आम समस्या है। इसके मुख्य कारण क्या हैं? बाढ़ मूल रूप से तब आती है जब नदी अपने किनारों को तोड़कर आसपास के इलाकों में फैल जाती है, क्योंकि उसके चैनल में पानी उसकी वहन क्षमता मतलब कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा हो जाता है। ओके। एनसीईआरटी के अनुसार इसके प्राकृतिक कारण तो हैं ही, जैसे बहुत भारी या लंबे समय तक बारिश होना, बर्फ का तेजी से पिघलना या तटीय इलाकों में चक्रवातों के साथ आने वाला स्टॉर्म सर्ज। लेकिन मानवीय कारक भी इसे बदतर बनाते हैं। जैसे कि क्या करते हैं हम? जैसे कि वनों की कटाई, इससे जमीन की पानी सोखने की क्षमता कम हो जाती है और सतही बहाव यानी रन ऑफ बढ़ जाता है। हाँ, ये तो है। गलत कृषि पद्धतियां, नदियों के प्राकृतिक प्रवाह में बाधा डालना, जैसे पुल या तटबंध बनाते समय। और सबसे बड़ी समस्या है बाढ़ के मैदानों फ्लड प्लेन्स पर अतिक्रमण करके बस्तियां बसाना। फ्लड प्लेन्स पर कंस्ट्रक्शन। हाँ, ये वो इलाके होते हैं जो नदी स्वाभाविक रूप से बाढ़ के समय इस्तेमाल करती है। सही बात है। भारत में कौन से इलाके बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं? एनसीईआरटी के बाढ़ खतरा मानचित्र फिगर 7.6 को देखें तो पता चलता है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाके, खासकर असम, पश्चिम बंगाल, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये नदी बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है। ये तो हर साल सुनते हैं। हाँ, पंजाब और उत्तर प्रदेश की नदियां भी बाढ़ प्रवण हैं। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात जैसे तटीय राज्य चक्रवाती बाढ़ और स्टॉर्म सर्ज का सामना करते हैं। अच्छा। दिलचस्प बात यह है कि हाल के वर्षों में राजस्थान, गुजरात, हरियाणा जैसे शुष्क और अर्धशुष्क इलाकों में भी अचानक आने वाली तीव्र बाढ़ मतलब फ्लैश फ्लड्स, इनकी घटनाएं बढ़ी हैं। रेगिस्तान में बाढ़? हाँ, फ्लैश फ्लड्स। और तमिलनाडु में उत्तर पूर्वी मानसून यानी अक्टूबर दिसंबर के दौरान बाढ़ आती है। अच्छा,
लौटते मॉनसून से। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का अनुमान है कि भारत का करीब 4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ प्रवण है। इसके परिणाम तो बहुत गंभीर होते होंगे। बिल्कुल, फसलों और घरों का विनाश तो होता ही है। सड़कें, रेल लाइनें, पुल बह जाते हैं, जिससे संपर्क टूट जाता है। लाखों लोग विस्थापित होते हैं। और बाढ़ के बाद गंदे पानी से हैजा, गैस्ट्रोएंटेराइटिस जैसी जल जनित बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ जाता है। हाँ, ये भी एक बड़ी समस्या है। हाँ, बाढ़ अपने साथ उपजाऊ मिट्टी यानी सिल्ट भी लाती है, जैसा असम के माजुली द्वीप में होता है। माजुली द्वीप, हाँ, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। बिल्कुल, लेकिन बाढ़ से होने वाले नुकसान की तुलना में ये लाभ बहुत कम है। सही कहा। तो प्रीलिम्स के लिए बाढ़ के कारण भारत में प्रमुख बाढ़ प्रवण क्षेत्र, राज्य, माजुली द्वीप, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग, ये सब याद रखना है। जी, और मेंस के लिए बाढ़ के प्रकार, कारण, प्राकृतिक मानवजनित, परिणाम और नियंत्रण व प्रबंधन के उपाय जरूरी हैं। जहां एक ओर बाढ़ है, वहीं दूसरी ओर भारत का एक बड़ा हिस्सा सूखे से भी जूझता है। सूखे को कैसे परिभाषित किया जाता है? ये बाढ़ का ठीक उल्टा है। सूखा बाढ़ से ज्यादा जटिल स्थिति है। एनसीईआरटी इसे सिर्फ कम बारिश होना नहीं मानता, बल्कि एक ऐसी लंबी अवधि मानता है जब अपर्याप्त वर्षा, अत्यधिक वाष्पीकरण, इवोपरेशन और जल स्रोतों, सतही और भूजल दोनों। हाँ, सतही और भूजल दोनों के जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल के कारण पानी की गंभीर कमी हो जाती है। अच्छा। इसके कई प्रकार बताए गए हैं। पहला, मौसम विज्ञान संबंधी सूखा, मतलब कम बारिश होना। हाँ, जब किसी इलाके में सामान्य से कम बारिश लंबे समय तक होती है। दूसरा, कृषि संबंधी सूखा, एग्रीकल्चरल ड्राउट। ये क्या है? जब मिट्टी में इतनी नमी भी नहीं रहती कि फसलें उग सकें या जिंदा रह सकें। इसे मृदा नमी सूखा या सॉइल मॉइस्चर ड्राउट भी कहते हैं। ओके। तीसरा, जल विज्ञान संबंधी सूखा, हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट। ये कैसा सूखा है? जब नदियों, झीलों, तालाबों जैसे सतही जल स्रोत और भूजल स्तर ग्राउंड वाटर लेवल सामान्य से बहुत नीचे चले जाते हैं। और चौथा, पारिस्थितिक सूखा, इकोलॉजिकल ड्राउट। जब पानी की कमी से प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचता है, पेड़ पौधे सूखने लगते हैं, जैव विविधता कम होने लगती है। ओह, इतने तरह के सूखे होते हैं। भारत में सूखे की स्थिति कितनी गंभीर है और कौन से क्षेत्र ज्यादा प्रभावित हैं? एनसीईआरटी के अनुसार अनुमान है कि भारत का लगभग 19% भौगोलिक क्षेत्र और 12% आबादी हर साल सूखे से प्रभावित होती है। 19% क्षेत्र काफी बड़ा है। हाँ, और देश का लगभग 30% क्षेत्र सूखा प्रवण है। एनसीईआरटी के मानचित्र के फिगर 7.8 के हिसाब से देखें तो अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्रों में राजस्थान का पश्चिमी भाग मतलब मरुस्थली और गुजरात का कच्छ क्षेत्र आता है। ये तो अपेक्षित है। और गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों में पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के आंतरिक भाग, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु के कुछ हिस्से, झारखंड और ओडिशा के आंतरिक भाग शामिल हैं। सूखे के परिणाम क्या होते हैं, खासकर भारत जैसे कृषि प्रधान देश में? तात्कालिक परिणाम तो फसलें खराब होना, पीने के पानी और पशुओं के लिए चारे की भारी कमी होना है। लेकिन इसके दूरगामी परिणाम ज्यादा चिंताजनक हैं। जैसे? लोगों और पशुओं का बड़े पैमाने पर पलायन होता है। पानी को लेकर सामाजिक तनाव और संघर्ष बढ़ सकते हैं। अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ता है। और पर्यावरण का क्षरण होता है, जैसे मरुस्थलीकरण का बढ़ना, भूजल स्तर का गिरना एक बहुत बड़ी चिंता है। आपको याद होगा पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों में भी ये बात आई है। हाँ बिल्कुल, कि भारत दुनिया में भूजल का सबसे बड़ा उपयोग करता है। 2013 और 2020 प्रीलिम्स में था शायद। जी हाँ, सूखा इस समस्या को और विकट बना देता है। ये वाकई चिंताजनक है। तो प्रीलिम्स के लिए सूखे की परिभाषा, प्रकार, भारत में प्रमुख सूखा प्रवण क्षेत्र, संबंधित आंकड़े और भूजल स्थिति महत्वपूर्ण है। हाँ, और मेंस के लिए सूखे के कारण, प्रकार, भारत में वितरण, परिणाम और शमन उपाय जैसे जल संचयन, सूखा प्रतिरोधी फसलें, नदियों को जोड़ना, जल प्रबंधन, ये सब। चलिए अब आखिरी प्रमुख स्थलीय आपदा भूस्खलन, लैंडस्लाइड्स पर आते हैं। पहाड़ी इलाकों में ये अक्सर तबाही मचाते हैं। इनके मुख्य कारण क्या हैं? भूस्खलन का मतलब है चट्टानों, मलबे या मिट्टी का एक बड़ा हिस्सा गुरुत्वाकर्षण के कारण तेजी से ढलान से नीचे खिसकना। अच्छा, एनसीईआरटी बताता है कि ये कई कारकों के मिले जुले प्रभाव से होता है।
इनमें प्राकृतिक कारक भी हैं, जैसे क्षेत्र की भूवैज्ञानिक संरचना, मतलब कमजोर या टूटी फूटी चट्टानें, ढलान की तीव्रता, भारी या लंबे समय तक बारिश होना जो मिट्टी को भारी और अस्थिर बना देती है, वनस्पति का कम होना, पेड़ों का कटना। हाँ, पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं, और भूकंप। लेकिन मानवीय गतिविधियां भी बड़ा कारण बनती हैं, जैसे कि पहाड़ों में सड़कें या बांध बनाना। हाँ बिल्कुल, पहाड़ों को काटकर सड़कें बनाना, बड़े बांधों का निर्माण, खनन गतिविधियां और अवैज्ञानिक तरीके से खेती करना या वनों को काटना, ये सब ढलानों को अस्थिर कर देते हैं और भूस्खलन के खतरे को बढ़ा देते हैं। ये तो बहुत कॉमन है पहाड़ों में। भारत में कौन से इलाके भूस्खलन के प्रति ज्यादा संवेदनशील हैं? एनसीईआरटी ने भारत को भूस्खलन भेद्यता क्षेत्रों, लैंडस्लाइड वल्नरेबिलिटी जोन्स में बांटा है। अत्यधिक उच्च भेद्यता, वेरी हाई वल्नरेबिलिटी वाले क्षेत्रों में हिमालय के युवा और अस्थिर पहाड़, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल। हाँ बिल्कुल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिमी घाट और नीलगिरी के तीव्र ढलान वाले ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्र और पूर्वोत्तर के राज्य शामिल हैं। पूर्वोत्तर भी? ओके। उच्च भेद्यता, हाई वल्नरेबिलिटी वाले क्षेत्रों में भी कमोबेश यही इलाके आते हैं, बस तीव्रता थोड़ा कम होती है। अच्छा। मध्यम से निम्न भेद्यता, मॉडरेट टू लो वल्नरेबिलिटी वाले क्षेत्रों में लद्दाख और स्पीति जैसे वर्षा छाया क्षेत्र, अरावली की पहाड़ियां और दक्कन के पठार के कुछ हिस्से आते हैं, जो अपेक्षाकृत स्थिर हैं। और इनके परिणाम क्या होते हैं? भूस्खलन का सीधा असर भले ही एक सीमित इलाके में हो, लेकिन इसके परिणाम दूर तक महसूस होते हैं। सबसे आम है सड़कों और रेल लाइनों का बंद हो जाना। हाँ, रास्ते बंद हो जाते हैं, जिससे परिवहन और संचार ठप हो जाता है, लोगों का संपर्क कट जाता है। कभी कभी भूस्खलन का मलबा नदियों के रास्ते रोक देता है, जिससे अस्थायी झीलें बन जाती हैं। अगर ये झीलें अचानक टूट जाएं, तो नीचे के इलाकों में भयानक बाढ़ आ सकती है। ये पहाड़ी क्षेत्रों में जीवन और विकास के लिए एक बड़ा खतरा है। बिल्कुल। तो प्रीलिम्स के लिए भूस्खलन की परिभाषा, कारक और भारत में भेद्यता क्षेत्र जानना जरूरी है। जी, और मेंस के लिए भूस्खलन के कारण, भारत में वितरण, परिणाम और शमन के उपाय, जैसे क्षेत्र विशिष्ट उपाय, निर्माण पर प्रतिबंध, वनीकरण, सीढ़ीदार खेती, ये समझना होगा। इन सभी आपदाओं को देखते हुए ये तो साफ है कि इनसे निपटने के लिए एक मजबूत आपदा प्रबंधन प्रणाली कितनी जरूरी है। मुझे याद आ रहा है 2013 के GS3 मेंस पेपर में एक सवाल था। हाँ, वो भेद्यता और जोखिम मूल्यांकन वाला। हाँ बिल्कुल, कि आपदा से पहले भेद्यता और जोखिम मूल्यांकन, वल्नरेबिलिटी एंड रिस्क असेसमेंट कितना महत्वपूर्ण है, और एक प्रशासक के तौर पर आपदा प्रबंधन प्रणाली में किन प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान देना चाहिए। एनसीईआरटी भी इस पर बात करता है। ये बहुत ही प्रासंगिक सवाल है और एनसीईआरटी इस पहलू पर काफी जोर देता है। देखिए, भेद्यता और जोखिम मूल्यांकन किसी भी प्रभावी आपदा प्रबंधन रणनीति का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। पहला कदम। हाँ, इससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि कौन से इलाके किस तरह की आपदा के प्रति कितने संवेदनशील यानी वल्नरेबल हैं, वहां कौन से समुदाय या संपत्तियां ज्यादा जोखिम में हैं और क्यों। इसी वैज्ञानिक जानकारी के आधार पर हम जोखिम कम करने यानी मिटिगेशन और तैयारी यानी प्रिपेयर्डनेस के सही उपाय तय कर सकते हैं। बिना इसके हमारे प्रयास दिशाहीन हो सकते हैं। तो एक प्रशासक के नजरिए से किन मुख्य बातों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? एनसीईआरटी के अनुसार और उस प्रश्न के संदर्भ में भी एक प्रशासक को कई मोर्चों पर काम करना होगा। पहला तो है जोखिम की पहचान और मानचित्रण, मैपिंग। हाँ, वैज्ञानिक तरीकों से संवेदनशील इलाकों और समुदायों की पहचान करना और उनका मानचित्रण करना। दूसरा, जागरूकता और शिक्षा, लोगों को जागरूक करना। जी, लोगों को खतरों और उनसे बचाव के तरीकों के बारे में जागरूक करना, इसे स्कूली पाठ्यक्रम में भी शामिल करना। तीसरा, चेतावनी प्रणाली, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स। हाँ, विश्वसनीय और समय पर चेतावनी देने वाली प्रणाली विकसित करना और उसे लोगों तक पहुंचाना। चौथा, आपदा प्रतिरोधी निर्माण, डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्कुल, ये सुनिश्चित करना कि नए निर्माण, खासकर महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे जैसे अस्पताल, स्कूल, पुल आदि आपदा प्रतिरोधी मानकों के अनुसार बने। पुराने ढांचों को मजबूत करना। पांचवां, भूमि उपयोग योजना, संवेदनशील क्षेत्रों में जोखिम भरे निर्माण या गतिविधियों को नियंत्रित करना। छठा, क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग वगैरह। हाँ, स्थानीय स्तर पर बचाव और राहत टीमों को प्रशिक्षित करना, मॉक ड्रिल आयोजित करना। सातवां, समन्वय, विभिन्न सरकारी विभागों, एनजीओज और समुदायों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना। और टेक्नोलॉजी का भी रोल होगा। बिल्कुल,
8वां प्रौद्योगिकी का उपयोग, रिमोट सेंसिंग, GIS, GPS जैसी तकनीकों का इस्तेमाल, जोखिम मूल्यांकन, निगरानी और राहत कार्यों में करना। भारत सरकार ने इस दिशा में क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं? भारत सरकार ने इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। एक प्रमुख संस्था है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान यानी NIDM, हाँ। जो प्रशिक्षण, अनुसंधान और नीति सलाह देने का काम करती है। सबसे बड़ा कानूनी कदम 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पारित करना था। 2005 एक्ट बहुत महत्वपूर्ण। जी, इस कानून के तहत राष्ट्रीय स्तर पर NDMA, राज्य स्तर पर SDMA और जिला स्तर पर DDMA का गठन किया गया है, जो आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां बनाने और उन्हें लागू करने के लिए जिम्मेदार हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत आपदा जोखिम न्यूनीकरण यानी DRR के लिए बने फ्रेमवर्क, जैसे पहले योकोहामा रणनीति थी, हाँ, योकोहामा स्ट्रैटेजी, और अब सेंडाई फ्रेमवर्क, इनमें सक्रिय भागीदार है। तो प्रीलिम्स के लिए NIDM आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, योकोहामा रणनीति, IDNDR, भेद्यता मानचित्रण, ये सब पता होना चाहिए। जी, और मेंस के लिए भेद्यता और जोखिम मूल्यांकन का महत्व, आपदा प्रबंधन के घटक और फोकस क्षेत्र, और भारत में आपदा प्रबंधन का जो ढांचा है वो समझना जरूरी है। ये संस्थागत ढांचा निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। तो आज हमने भारत के सामने मौजूद विभिन्न प्राकृतिक खतरों और आपदाओं, भूकंप, सुनामी, चक्रवात, बाढ़, सूखा और भूस्खलन को समझने की कोशिश की। हाँ, हमने NCERT के आधार पर उनके कारणों, भारत में उनके प्रभाव वाले क्षेत्रों, उनके परिणामों और उनसे निपटने के लिए आपदा प्रबंधन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की। UPSC की तैयारी के लिए इन अवधारणाओं की स्पष्ट समझ और प्रमुख तथ्यों की जानकारी दोनों ही जरूरी हैं। इस विश्लेषण को समाप्त करते हुए मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। जिस तरह से जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसी और तीव्रता यानी इंटेंसिटी पर क्या असर पड़ रहा है? क्या हमारी मौजूदा आपदा प्रबंधन रणनीतियां भविष्य की इन बढ़ती चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं? यह एक गंभीर प्रश्न है जिस पर निरंतर मनन और कार्रवाई की जरूरत है। उम्मीद है कि आज की ये चर्चा तैयारी में मददगार साबित होगी। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए विषय के गहन विश्लेषण के साथ। धन्यवाद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.